हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास हम आपकी एकांकी संचय बुक पढ़ा रहे हैं। उसमें हम आपको सूखी डाली पाठ पढ़ा रहे थे। कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? सूखी डाली। तो क्लास 2 उसके दृश्य के समाप्त हो गए। तीसरा दृश्य हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो 57 पेज नंबर खोल करके तीसरा दृश्य देखें, सुने और समझें। वही बरामदा दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए और 1-2 चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेंक रही हैं, किंतु पर्दा उठने पर वह अकुलाता से बरामदे में घूमती दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से बातें करती है। मैं किन लोगों में आ गई, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला पल में मासा। इनका पल में तोला पल में मासा का मतलब है बहुत बदलाव आ जाना। इनका कुछ भी तो पता नहीं। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। परिवार में ऐसे सदस्य हैं, आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी बात की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी बहू आती हैं। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठ बैठ कर नहीं कबाड़ का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादा जी बुरा ना माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कहा था तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजुआ से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुके हैं। ऐसी बात है दादाजी के बारे में कि इतनी कुर्सी पुरानी है और ऐसे से बैठने वाली थी ना। पहले लकड़ी की जो बड़े बूढ़े होते थे उन पर बैठ करके ऐसे से झूला करते थे। तो उसको बेला ने जो है उसको निकाल दिया था ना घर से, टूटा फूटा सामान। तो वो कहती है कि हाँ बुरा तो लगा, लेकिन अब सामान टूटा है तो इसको जाहिर से बाहर निकालना पड़ेगा। आप बैठिए माँ जी, बेला कहती है। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है। मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है। मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। बीसों दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती हूँ तुमने मेरी बात का बुरा माना हो। वास्तव में बेटी रजुआ मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा उनकी सास नौकरानी को लेकर के कह रही थी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो वह उसे किस प्रकार हो सकता है। कोई भी हो जिसने कभी कोई कार्य किया ना हो उसे करना पड़े, थोड़ा सा वो अजनबी लगता है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों की नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामान लगवाकर रजुआ को एक बार झाड़ना
बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। जब तुम्हारा नया सामान आ जाए, पुराना तुम बाहर निकाल दोगी, नया आ जाएगा, तब तुम रजुआ को बुला लेना साफ सफाई के लिए। अगर वो नहीं कर पाती है साफ सफाई, तो मैं उसको बोलूँगी करने के लिए, वो आपसे सीखेगी और करेगी। बेला, नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यूं तुम ना चाहो तो कोई दूसरा पाबंद हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। ऐसी सास चलने का उद्यत होती हैं, चलने के लिए। बेला, आप बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा वृथा मतलब बेकार तुम्हारा समय नष्ट ना करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजुआ के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजुआ कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती, बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं है, पर अब हम सीख लेंगे। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंझली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। दयानतदार का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा होते हैं, और वे विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजुआ की सास भी यहाँ काम करती थी, अब रजुआ की बहू भी यहीं काम करती हैं। बड़ी बहू मतलब जो है, ये बातें कहती हैं कि ये जो नौकर हैं ये विश्वसनीय हैं, दादाजी इन पर विश्वास करते, बाहरी कोई आएगा दादाजी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इनके जो पुरखे थे वो हमारे घर की काम काज करते थे, अब ये रजुआ कर रहे, अब इसकी बहू करेगी। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजुआ की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। अनमशक का मतलब होता है अचानक। नहीं नहीं, नौकर की आवश्यकता नहीं, रजुआ काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए, बेला कहती है। मंझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता है। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज़ में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? बहू कह रही है। उठ खड़ी होती है बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंझली भाभी जैसे अपने आप से परायों का सा व्यवहार करती है। बाहर से मंझली बहू के कह की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती हैं। इंदु, सच? मंझली बहू हंसी रोककर, और क्या, मैं झूठ क्या कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े में खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने? सच? मंझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती हैं। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम जो है इसको दो पैराग्राफ में, दो ढाई पैराग्राफ में पढ़ा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बस आप मेहनत करिए, हमारा सपोर्ट करिए। बिना आपके सपोर्ट के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। थैंक यू क्लास।